हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 नवंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आइए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला पॉइंट है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। दोस्तों, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यह एक ब्रेन संबंधित बीमारी है, दिमाग संबंधित बीमारी है, जो बढ़ते उम्र के साथ और ज्यादा प्रभावी होता है। इसको हर एक साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। मिर्गी जागरूकता के रूप में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा किया जाता है कि हम लोग मिर्गी रोग से कैसे सचेत रहें, इससे कैसे बचाव किया जा सकते हैं। अगर बात करें भारत में लगभग इस समय 10 मिलियन लोग इस रोग से पीड़ित हैं। ध्यान रखेंगे, 10 मिलियन लोग इस रोग से पीड़ित है। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा जनसंख्या इस रोग से भारत के अंदर पीड़ित है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर एक साल फरवरी के दूसरे सोमवार को भी मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी आपका 17 नवंबर को ही मनाया गया है। ये किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, हर एक साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हर छात्र तक शिक्षा अच्छे तरह से पहुंच रहा है। इसको मनाया क्यों जाता है? देखिए, चेकोस्लोवाकिया के जर्मन कब्जे के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद प्राग विश्वविद्यालय पर 1939 के ताजी हमले की वर्षगांठ में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है भारत के अंदर राष्ट्रीय छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। किनकी याद में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के याद में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट है कि भानु भाकर, ईशा सिंह और शिखा नरवाल की टीम ने जीता स्वर्ण पदक। देखिए, यह टोटल भारतीय टीम है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। देखिए, दक्षिण कोरिया के दयागू में आयोजित एशियन एयर गन चैंपियनशिप में भानु भाकर, ईशा सिंह और शिखा नरवाल की टीम ने आज टूर्नामेंट में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर टीम स्पर्धा यांग जिंग तथा किम मिन सेवा और किम जूही के दक्षिण कोरिया को 16-12 से हराकर यह स्वर्ण पदक जीता हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं सीईओ राजीव कुमार नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल में नेपाल में चुनाव होने वाला है। वहां के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुने गए हैं चुनाव संबंधित कार्य के लिए। देखिए, नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। देखिए, नेपाल में 20 नवंबर 2022 को चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए इनको नामित किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। राजीव कुमार 18 से 22 नवंबर 2022 तक नेपाल के राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित निर्वाचन अधिकारी के प्रतिमंडल का नेतृत्व करेंगे। आप इसको प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति 41 साल के उच्चतम स्तर पर। दोस्तों, इस समय ब्रिटेन में बहुत ही स्थिति दयनीय हो गई है, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया गया है, क्योंकि उसमें अभी तक अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी नामित नहीं हुआ है। बहुत ही जल्द जल्द उसके प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ की जो मुद्रास्फीति है, आर्थिक स्थिति है, और अधिक चरमरा गई है। देखिए, बढ़ते घरेलू ऊर्जा बिल और खाद्य कीमतों ने ब्रिटिश मुद्रास्फीति को 41 साल के उच्च स्तर पर ढकेल दिया है। देखिए देखिए ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ओएनएस ने सूचित किया कि मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 में कीमतें बढ़कर 11.1% हो गई थी, जो सितंबर में 10.1% रह गई है। यूनाइटेड किंगडम की अक्टूबर 1981 के बाद से उच्चतम मुद्रास्फीति रही है
इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आईटीटीएफ में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने पैडलर शरत कमल। देखिए शरत कमल है, ये पहले भारतीय बने हैं जो आईटीटीएफ में चुने गए हैं। दोस्तों आईटीटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है जिसमें 4 साल के लिए प्रमुख जो शीर्ष खिलाड़ी होते हैं उनको चुना जाता है, नामित किया जाता है। तो भारत की तरफ से ये प्रथम पैडलर खिलाड़ी हैं शरत कमल, जिनको चुना गया है, नामित किया गया है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं और अधिक। स्टार भारतीय पैडलर अंचता शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ के एथलेटिक्स आयोग के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन चुके। 8 एथलेटिक्स एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशियानो से चुने गए हैं जो 2022 से 26 तक रहेंगे, 4 साल तक। मतलब 2022 से 26 साल तक इनको नामित किया गया है, इतने साल तक रहने वाले हैं। दोस्तों अभी हाल ही में शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला लेते हैं। अगला है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का 26वां संस्करण संपन्न हुआ। दोस्तों ये मालाबार का 26वां संस्करण है। दोस्तों ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसेनाओं का युद्धाभ्यास होता है। ये देख सकते हैं समुद्र के अंदर यह होने वाला युद्धाभ्यास है नौसेनाओं के बीच में। दोस्तों इसका नाम दिया गया है मालाबार 2022। ये 26वां संस्करण है। इससे पहले 25 और संस्करण किए जा चुके हैं। इस संस्करण ने अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया। यह जेएमएसडीएफ जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े के जहाजों शिवालिक और कामोटो ने किया था। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। अगला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसए ने अबू धाबी में पहले ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी की। जैसे ग्लोबल मीडिया कांग्रेस ये क्या है दोस्तों? देखिए इसमें क्या है कि इसमें देश भर के, पूरी दुनिया भर के 1200 से अधिक मीडिया व्यवसायियों ने विशेष रूप से भाग लिया है। ये 3 दिवसीय होने वाले कार्यक्रम है। इसमें होगा क्या? इसमें जितने भी दुनिया के मीडिया कर्मी हैं उनके बीच बैठक हो रहा है। उनके विचारों को, अर्थात इस पूरी दुनिया में जो मीडिया से संबंधित जो गलत अफवाहें हैं, जो मीडिया गलत न्यूज को पहुंचाते हैं, उनके प्रति एक्शन कैसे लिया जाए, उनमें सुधार कैसे किया जाए, इनके ऊपर ये विशेष रूप से चर्चाएं करेंगे। देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने 15 नवंबर 2022 को ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अर्थात जीएमसी, जो मीडिया क्षेत्र में व्यावसायिक कनेक्शन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है, उसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें दोस्तों इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का थीम क्या है? इसका थीम है शॉपिंग द फ्यूचर फॉर द मीडिया इंडस्ट्री की थीम के तहत इसको आयोजित किया गया है। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बात आई है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। इसका आप लोग जानते हैं, इसका राजधानी है अबू धाबी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसको अगला लेते हैं। अगला भी अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरविंद बीरमानी नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में चुने गए हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए ये अरविंद वीरवानी है जिनको पूर्वकालिक नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। वीरमानी ने वित्त मंत्रालय 2007 से 2009 तक ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग का इस समय सीईओ है परमेश्वर अय्यर। बात आई है दोस्तों नीति, तो क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये नीति आयोग भारत का एक आयोग है। इसको गठन किया गया था 2015 में। इसको ध्यान रखेंगे, इसका शुरुआत 2015 में किया गया है। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, प्रमुख रूप से अध्यक्ष कौन होता है? इसके प्रमुख रूप से अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों इस नीति आयोग को पहले हम लोग
योजना आयोग के भी नाम से जानते थे। जो कांग्रेस के समय में पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, इसको योजना आयोग के भी नाम से जाना जाता था। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, इसके प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजीव कुमार, जो अर्थशास्त्री थे। इसके पदेन सदस्य के रूप में अगर बात करें, इसमें पदेन सदस्य कौन है? इसमें पदेन सदस्य के रूप में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह तथा नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, ये सारे इसके पदेन सदस्य हैं। नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, थिंक टैंक। ये भारत का थिंक टैंक भी बोला जाता है। इसी मंत्रिमंडलियों का बैठक होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं और भारत की जितनी योजनाएं होते हैं, इन पर विचार विमर्श करके ही कोई लागू किया जाता है कि कितना ये जनता के लिए फायदेमंद होगा, कितना दूर तक फायदेमंद, कितना लंबे समय तक फायदेमंद होगा। इन सारी बातों पर गहरे से चर्चा किया जाता है, इसलिए इसको थिंक टैंक के भी रूप में, मतलब बहुत सारे लोगों का विचार लिया जाता है, तब जाकर कोई नीति लागू की जाती है। तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है एनसीडब्ल्यू ने किया डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा संस्करण। देखिए, ये डिजिटल शक्ति है। डिजिटल शक्ति दोस्तों, ये महिलाओं से संबंधित शक्ति है। इसमें क्या किया जाता है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 16 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा संस्करण आरंभ किया है। ये इसमें महिलाओं से संबंधित क्या बातें कही गई हैं? दोस्तों, इसमें डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए इनको जागरूक किया जाएगा, इस पर केंद्रित होगा। अर्थात जो भी महिलाएं हैं डिजिटल क्षेत्र में मजबूती से आगे आएं, वो डिजिटल क्षेत्र में भी अपने अधिकार को जाने, इसके लिए डिजिटल शक्ति का शुरुआत किया गया है। आप ध्यान रखें, इसको किसने शुरुआत किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। डिजिटल मोर्चे की जागरूकता स्तर को बढ़ाने के लिए देश भर में महिलाओं की मदद करने के लिए एनसीडब्ल्यू द्वारा 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2018 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, मेटा इंडिया ने संध्या देवनाथन को कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया। ये संध्या देवनाथन है, जिनको मेटा इंडिया ने कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में और क्या अधिक जानकारी है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, मेटा ने संध्या देवनाथन को देश के लिए अपना नया हेड नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2023 से मेटा इंडिया की कंट्री हेड के रूप में अपनी नई भूमिका को संभालेंगे। अभी वो वर्तमान समय में मेटा के एशिया पैसिफिक डिवीजन में गेमिंग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। वह किनका स्थान ले रही हैं? तो वह स्थान ले रही हैं अजीत मोहन की जगह लेंगे। दोस्तों, मेटा प्लेटफॉर्म इंक कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित एक अमेरिकी सामूहिक व्यापार है, जिसके अंतर्गत ये पूरे सामूहिक स्तर पर अमेरिका और भारत तथा और भी अन्य देश होते हैं, उनके बीच जो भी बढ़ावा देने के लिए तालमेल होता है, उन पर विचार विमर्श किए जाते हैं। इस रूप में ये मेटा इंडिया वर्क करता है। इसका नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, ये मैपिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जानेंगे आज मोजाम्बिक चैनल के बारे में। ये क्या है, इसका सही लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर का एक हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्व अफ्रीकी देशों मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच स्थित है। ध्यान रखेंगे, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में स्थित ये मोजाम्बिक चैनल है। यह अपने सबसे संकरी बिंदु लगभग 1600 किलोमीटर लंबा और 419 किलोमीटर चौड़ा मोजाम्बिक के तट से लगभग 230 किलोमीटर दूर 3292 मीटर गहरा यह इसका एरिया है। इसको ध्यान रखेंगे। चैनल के दक्षिण ओर मोजाम्बिक नामक एक गर्म धारा बहती है, जो एलुगस धारा में जाकर मिल जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, मोजाम्बिक नामक यह गर्म धारा है, जो मिलती है एलुगस धारा में जाकर मिलती है। आपको यहाँ से जानकारी मिली। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये मेडागास्कर है। इसके साइड में ये भी जो भी गए हैं ना, ये आपका मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अभी हाल ही में
एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है। इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं, उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं फटाफट। इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस आधार पर अभी आपका फिलहाल में स्टेनोग्राफ का पेपर चल रहा है। आप आंकड़ा लगा सकते हैं किस-किस प्रकार के क्वेश्चन टच करे हैं। अनुष्का गुणाथीलिका ने ईस्ट से संन्यास लेने की घोषणा किया। दूसरा आया था जी अशोक कुमार बने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक। अर्थात पूछा था इसमें क्वेश्चन कि गंगा स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय महानिदेशक के इसमें कौन बने हैं? जी अशोक कुमार बने हैं। इसके बाद तीसरा आया था इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए जर्मनी संभालेगा जी7 की अध्यक्षता, ये भी क्वेश्चन आया है। भारतीय नौसेना के 1971 के युद्ध के वायुवृद्ध वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा का निधन हुआ, ये भी क्वेश्चन दिया था। इसके बाद ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किनको चुना गया था? तो चुनी गई हैं अलका मित्तल। जिन ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अनाथ बच्चों की मां पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद और भी क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली महिला कौन है? तो ये भारतीय मूल की है महिला बनी हनीप्रीत। भारतीय मूल की महिला बनी है हनीप्रीत है, जिन्होंने दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली बनी है। तथा ये भी क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश बना पहला एलपीजी सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य। इसके बाद ये भी आया था आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय के रूप में शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम है? SAAR सार कार्यक्रम को चुना गया था, शुरुआत किया गया था। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों टच किए हैं। अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ, उसमें आया हुआ है। हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानकारी देना चाहिए, इसलिए हम आपको आपके बीच ये क्वेश्चन लाए हैं। इसको नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। हम इस स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज जानेंगे मिजोरम राज्य के बारे में। भारत का मिजोरम राज्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर यह सबसे दक्षिणी लैंडलॉन्ड राज्य है, जो 7 वहन राज्यों से 3 अर्थात त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ सीमाओं का साझा करता है। अगर इसकी राजधानी की बात करें, जिसकी राजधानी आइजॉल है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा है। यहाँ के राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू तथा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं राल्ते, कुशेई तथा पावी यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके बाद दूसरा स्टैटिक जीके लेते हैं और दूसरा स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग जानेंगे दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, अर्थात एनसीडब्ल्यू के बारे में। ये क्या है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात एनसीडब्ल्यू भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य है भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों तथा चिंताओं के लिए आवाज उठाना। यह नियमित रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक मासिक समाचार पत्र राष्ट्र महिला प्रकाशित भी करता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1992 में हुई है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक तथा वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज के जो भी प्रमुख जीके का क्वेश्चन था, हम आपको समझाने का प्रयास किए और आशा ये भी करेंगे कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।